दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में, जिसमें हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपलएससी वीडियो पेट लेखपाल यूपीएसआई टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट आदि एग्जामों के लिए पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी, खासकर यूपी पुलिस के लिए तो है ही। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्लाइड है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। कावर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कंठ ध्वनियाँ, यानी कि का खा गा घा अंगा, ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। चावर्ग के अंदर जो भी वर्ण आते हैं वह तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। टावर्ग के अंदर जो वर्ण हैं वह मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तावर्ग के अंतर्गत दंत ध्वनियाँ, पावर्ग के अंतर्गत ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो यह स्लाइड आने वाले क्वेश्चनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, बी में ए, सी में बड़ा ऊ, डी में ओ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो यह हो जाएगा बड़ा ऊ, यानी कि ए ओ, यह सब संयुक्त स्वर हैं। देखते हैं इसकी हम व्याख्या को। दिया है बड़ा ओ संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि ए ओ संयुक्त स्वर हैं। जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ प्लस ई बराबर ए हुआ है, छोटा आ प्लस ए बराबर ए हुआ है, छोटा आ प्लस ओ बराबर ओ हुआ है, तथा छोटा आ प्लस ओ बराबर ओ होता है। तो यह सभी संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए, ई, बी, आ, सी, औ, डी, ए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो कंठ तालव्य जो हो जाएगा वह होगा ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ए और ए का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी कंठोष्ठ, सी कंठ तालव्य, डी ओष्ठ। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हम व्याख्या को। कौन सा वर्ड किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ए और ओ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, ये तो पता ही हो गया। तालव्य के अंतर्गत कौन आएगा? ई, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग या तथा सा। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन आएगा? ऋण, टा वर्ग, रा तथा सा। दंत के अंदर ता वर्ग, ला तथा सा। और ओष्ठ के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पा वर्ग। कंठ तालव्य के अंतर्गत ए तथा ए। कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ तथा औ, और दंतोष्ठ के अंतर्गत वा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने सभी पर चर्चा की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ए संभव, बी संभावना, सी संभालना, डी संभावित। तो यहाँ पर अनुनासिकता यदि देखी जाए तो अंक की बिंदी का जहाँ पर प्रयोग हो रहा हो लगभग वही माना जाता है। तो अनुनासिकता सी वाले शब्द में देखी जा सकती है, बाकी ए, बी, डी में नहीं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या को।
दिया है। संभालना शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास मुंह एवं नाक दोनों से होता है उन शब्दों का अनुनासिक शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। ए मंजन, बी अंजन, सी पाँव, डी हिंदी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो पाँव हो जाएगा, जो मुंह और नाक दोनों से निकलने वाला स्वर है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। जिन स्वरों को बोलते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन स्वरों को लिखते समय अनुनासिक चिन्ह यानी कि जो चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन है तथा इसे लिखते समय अनुस्वार के यानी कि अंग की बिंदी का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में पाँव अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, जबकि मंजन, अंजन व हिंदी अनुस्वार युक्त शब्द के उदाहरण हैं। अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से शब्द में अनुनासिक है? ए कदम्ब, बी कंगन, सी कटीला, डी कंठाग्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कटीला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ए मात्रा, बी अनुस्वार, सी हास, डी प्लुत। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए मात्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए व्यंजन, बी स्वर, सी वर्ण, डी शब्द। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा स्वर। जिन ध्वनियों को उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर किसका भेद है? ए संधि, बी समास, सी वर्ण, डी लिंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी वर्ण। स्वर किसका भेद है? तो वर्ण का भेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ए वर्ण, बी समरूप ग्रेफीम, सी रूप, डी शब्द। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी समरूप या ग्रेफीम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कंठोष्ठ। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। ओ तथा औ कंठोष्ठ वर्ण हैं। ओ को अर्ध संवृत तथा औ को अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। वस्तुतः कंठ द्वारा जीभ और ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। दांत से जीभ और ओठों के स्पर्श से बोलने जाने वाले वर्ण दंतोष्ठ कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में केवल वा वर्ण दंतोष्ठ वर्ण है। वा वर्ण ही दंतोष्ठ है। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए हा, बी छा, सी ओ, डी ऐ।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कंठतालु का जो शब्द है हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कंठतालव्य कौन सा है? ए छोटा ऊ बड़ा ऊ, बी रा और सा, सी ए और ए, डी छोटा आ और बड़ा। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी ए और ए कंठतालव्य हैं। अगला प्रश्न ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए तालव्य, बी दंत, सी कंठोष्ठ, डी कंठतालव्य। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कंठतालव्य। अगला प्रश्न है स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर यदि इसका राइट आंसर देखें हम, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कंठतालव्य। अगला प्रश्न है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ए में दिया है 2, ए में दिया गया 2, बी में दिया गया 3, सी में 4 और डी में 5। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार कौन कौन से होंगे तीनों? यानी कि नंबर 1 हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। जिन्हें बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हास्य स्वर कहा जाता है, और जिन्हें बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, और जो लंबे समय तक जैसे कि रफ्तार टूटे ही ना उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है, जिसका एक ही उदाहरण है ओम। तो इस प्रकार के स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है। व्याख्या देखना चाहें आप यहाँ से व्याख्या देख सकते हैं इसकी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। मात्रा के आधार पर जो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हास्य स्वर के अंतर्गत कौन आएगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, और प्लुत के अंतर्गत आएगा सिर्फ ओम। तो यहाँ पर व्याख्या के जरिए से आप और भी अधिक इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी मात्रा, डी विसर्ग। तो जैसा कि अभी हमने बताया इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यह सब स्वर के अंतर्गत आते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। ए वृत्ताकार स्वर, बी संवृत स्वर, सी अनुनासिक स्वर, डी निरनुनासिक स्वर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक स्वर कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी हम। जब स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है तो उन्हें मौखिक या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो यह निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ए दीर्घ, बी प्लुत, सी ह्रस्व, डी उपर्युक्त तीनों। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए दीर्घ। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ। अगला प्रश्न हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत ध्वनि या संवृत स्वर ध्वनि है। ए आ, बी ई, सी आ, डी ए।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि जो है वह हो जाएगी बी, ऑप्शन होगा ई। इसके बारे में जानते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं हम समृद्ध स्वर के बारे में। सबसे पहले समृद्ध स्वर में कौन सा आएगा? छोटी ई और बड़ी ई अग्र समृद्ध स्वर हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ पश्च समृद्ध स्वर हैं। अर्ध समृद्ध की बात करें, ए अग्र अर्ध समृद्ध स्वर है, ओ पश्च अर्ध समृद्ध स्वर है। अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? ए, यह अग्र अर्ध विवृत स्वर है। और छोटा आ मध्य अर्ध विवृत स्वर है। औ आ पश्च अर्ध विवृत स्वर है। विवृत स्वर के अंतर्गत कौन सा आएगा? सिर्फ बड़ा आ, जो विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? ए बड़ा आ, बी छोटी ई, सी रा, डी छोटा ऊ। तो स्वर के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, यह सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा नहीं? तो यह एक व्यंजन है रा, तो यह स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और बड़ा आ स्वर हैं। ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी कंठस्थ या कंठ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि छोटा आ और बड़ा आ कंठ स्वर हैं, या का की लाइन का जो उच्चारण होगा का खा गा घा अंगा, वह भी कंठ होंगे। छोटा आ और आ उच्चारण की दृष्टि से कंठ वर्ण है। इसके अतिरिक्त और हम व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। जैसे कि दिया गया है हा सघोष ऊष्म महाप्राण व निर्नासिक व्यंजन वर्ण है। छोटा आ मध्य स्वर है, तो बड़ा आ पश्च स्वर है। तालव्य वर्णों में चा वर्ग, ई, बड़ी ई और सा आते हैं। मूर्धन्य वर्णों में टा वर्ग, ऋण और रा, सा आते हैं। ओष्ठ वर्णों में पा वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी कंठ। का खा गा घा अंगा, यानी कि का की जो लाइन होगी का खा गा घा अंगा, वह कंठ वर्ण के अंतर्गत आती है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? छोटा औ, बड़ा बी में आ, सी ई, डी बड़ी ई। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें, छोटा आ हो जाएगा, जो कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है। निम्न में कंठ वर्ण है। छोटी ई या सा, तो यह तो नहीं होगा। बड़ा आ आता है और इसमें से बड़ा आ हा और विसर्ग, तो बी वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर त्रा रा सा नहीं है, ला सा ला ये भी नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला ही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो जैसा कि हमने बताया था अभी, का खा, बी यारा, सी चा चा जा, डी टा ड़ा। तो का खा के अंतर्गत यह जो पूरी लाइन होगी, इसके अतिरिक्त छोटा आ और बड़ा आ
यह कंठ ध्वनियाँ हैं। ये वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि है। तो यहाँ पर हमने बताया कि छोटा आ, बड़ा आ, का की पूरी लाइन हुई का खा गा घा गा। इसके अतिरिक्त हा और विसर्ग, यह सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर हा मिलेगा आपको, जो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चा छा जा झा इया का उच्चारण होता है। ए ओष्ठ से, बी दंत से, सी तालु से, डी मूर्धा से। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि चा छा जा झा इया वाली जो लाइन है हमारी, यह किसके अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर होगा तालु से, या तालब के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ए का, बी ढा, सी छा, डी मा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी छा। अगला प्रश्न दिया गया है। सा का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मूर्धा। तो सा का जो उच्चारण स्थान होगा वह हो जाएगा हमारा तालु, यानी कि बी वाला राइट आंसर। तो यहाँ पर आज की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सेशन यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।